कॉमर्स क्रंच। आई एम नवनीत कौर एंड आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स। फाइन। सो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एंड इस साल एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, बिकॉज आपको पता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। एंड स्पेशली एनटी हैज चेंज द सिलेबस विच हैज बीन इफेक्टिव फ्रॉम जून 2019। सो सिलेबस चेंज होने के बाद क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, क्या पैटर्न फॉलो किया है एनटीए ने, वो जानना बहुत जरूरी है। सो दैट इज वाई आई हैव कम अप विद दिस वीडियो इन विच आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द क्वेश्चंस which came in June 2019 paper 2 commerce as well as in December 2019 paper 2 commerce. Fine. So without any further delay, let's get started. Okay, so हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिसंबर 2019 एंड जून 2019 फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स। तो गाइज यहाँ पर हम स्पेसिफिकली यूनिट 1 से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की है। ठीक है, तो इस यूनिट से इन दोनों सेशंस में क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर 2019 का, हम इसके क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ WTO। तो ये आपका क्वेश्चन WTO टॉपिक से है। मैंने बताया था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर WTO के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से क्या है फंक्शंस जो WTO के हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से पहले आंसर सोचो। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, मैं क्वेश्चन अभी रीड नहीं करूँगी, आप खुद से इनको रीड करना। मैं आपको बताती हूँ कि WTO के फंक्शंस जो हैं, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो किस लिए बनाया गया था, किस लिए इस्टेब्लिश हुआ था, टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, तो बैरियर्स को हटाकर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को प्रमोट करने की वजह की पर्पज़ से WTO इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग इसके फंक्शंस कौन से होंगे? पॉइंट नंबर A, टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। एंड पॉइंट नंबर B, टू कैरी आउट द पीरियोडिक रिव्यूज़ ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। ठीक है, C एंड D जो है वो WTO के फंक्शंस नहीं हैं, ये एक्चुअली फंक्शंस IMF के हैं। सो इसीलिए C एंड D हमारे आंसर्स नहीं हैं, आंसर है A एंड B, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. Fine. Question number 2 is, which one of the following is not correct according to the Consumer Protection Act? So आपका ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। मैंने बताया था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपको इन 4 स्टेटमेंट्स में से बताना है विच वन इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आप इस क्वेश्चन को रीड करें खुद से पहले। ओके, सो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक लेडी सोशल वर्कर होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेट कमीशन में भी एक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 4 मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ऐसी मतलब कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ यही है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम फिर उतने होंगे जितनी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो मिनिमम 2 मेंबर्स की सिर्फ कंडीशन है, 4 मेंबर्स की एज सच कोई कंडीशन नहीं है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। फाइन। एंड 4th भी देख लेते हैं। 4th में क्या कह रहे हैं कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन जो है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर्स। तो एक बिजनेस की कंज्यूमर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड आपको पूछा गया है कि इन 4 पॉइंट्स में से आपको बताना है कि कंज्यूमर की तरफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या उसके पार्ट बनेंगे। सो मैं इसको आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ इसका। तो देखो, एक तो होगा पॉइंट नंबर B, टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस इवन व्हेन देयर इज सेलर्स मार्केट। तो ये बिजनेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीजनेबल प्राइसेस पे गुड्स देने हैं कंज्यूमर्स को। एंड टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड एंड एड्रेस जेन्युइन ग्रीवेंसेस। तो कंज्यूमर के जो भी ग्रीवेंसेस हैं उन्हें सॉल्व करना है एंड उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है कि उन्हें भी सुना जाए। तो B एंड D आर द पॉइंट्स विच आर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर्स. So that is why option number 2 is correct here. Okay, so question number 4, what are the drivers of globalization? तो सिंपली आपको यहाँ पर पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या ड्राइवर्स हैं। आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, पॉपुलेशन मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर, फाइनेंशियल फ्लॉज,
एक्सपोर्टिंग एंड असेंबली ऑपरेशंस। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या ड्राइवर्स होते हैं। देखो, कैपिटल मोबिलिटी की वजह से ग्लोबलाइजेशन और प्रमोट हो रहा है, ठीक है, और लेबर मोबिलिटी हो गया, देन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद लोअर टैरिफ, ठीक है, और क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट भी इम्प्रूव हो रहा है, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन और भी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है इन चीज़ों की वजह से। तो ये सारे क्या हैं, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर इनमें से हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक तो पॉपुलेशन मोबिलिटी है एंड एक फाइनेंशियल फ्लोज मीन्स कैपिटल मोबिलिटी इसे बोल सकते हैं आप, या फिर कैपिटल फ्लोज भी कह सकते हैं। सो इसलिए वी हैव 2 करेक्ट पॉइंट्स हियर, पॉइंट नंबर ए एंड बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए एंड बी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर ऐसे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज ऑड। तो सिंपली आपको बताना है कि इन चारों में से ऑड क्या है, मीन्स कोई ऐसा पॉइंट जो बाकी तीनों से डिफरेंट है। फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी, सेकंड इकोनॉमिक प्लानिंग, थर्ड सोशो कल्चरल फैक्टर्स एंड फोर्थ इज मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये हमारे रिलेटेड है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, ठीक है। सोशो कल्चरल फैक्टर्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नहीं आते, दैट इज वाई इट इज़ ऑड हेयर एंड करेक्ट हेयर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड। तो ये टॉपिक आपका फेमा से है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली इस साल भी आ सकता है, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, इन चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है अकॉर्डिंग टू फेमा। ठीक है, तो आप इनको रीड करो पहले। मैं आपको इनका आंसर बताती हूँ। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन गिवन है फेमा के अंदर एंड उसमें बताया गया है कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखो, डिपॉजिट्स पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ये पार्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ये भी पार्ट होता है। थर्ड, ट्रैवलर्स चेक्स ड्रॉन बाय इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, तो ये भी पार्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज का अकॉर्डिंग टू फेमा। बट लास्ट पॉइंट विच इज़ ड्राफ्ट्स ड्रॉन बाय बैंक्स आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी, तो ये फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। फाइन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपको बताना है इन चारों में से स्टेटमेंट्स कौन सी ट्रू हैं। ये 4 स्टेटमेंट्स किससे रिलेटेड है, क्या टॉपिक है यहाँ पर, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक है। ये टॉपिक जो होगा आपका इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स जो भी बिजनेसेस इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मीन्स फॉरेन एक्सचेंज में जो उसके रेट्स में जो फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है उन बिजनेसेस के ऊपर जो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर जो है वो 3 टाइप्स का होता है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर एंड इकोनॉमिक या फिर ऑपरेटिंग एक्सपोजर, दोनों को एक ही है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सपोजर को ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी कहते हैं। तो आपको अगर तीनों का मीनिंग पता है तो आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप रीड करो खुद से। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की स्टेटमेंट जो यहाँ पर गिवन है वो करेक्ट है, क्योंकि ये वहाँ पे होता है जहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस जो करते हो, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस, वो फॉरेन करेंसीज में करते हो, तो वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फेस करना है। सेकंड, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, ये वहाँ पर होता है जब आपकी जो बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, वो अफेक्ट होती है क्योंकि एक्सचेंज रेट में चेंज आने की वजह से। मीन्स आपकी बैलेंस शीट और जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें अगर चेंज आता है एक्सचेंज रेट की चेंज की वजह से, वो होता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इकोनॉमिक एक्सपोजर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ फर्म, तो ये करेक्ट है कि फर्म की मार्केट वैल्यू अफेक्ट होती है इकोनॉमिक एक्सपोजर से, एंड वो फर्म के फ्यूचर ऑपरेटिंग रिवेन्यूज़ एज वेल एज कॉस्ट को भी अफेक्ट करता है इकोनॉमिक एक्सपोजर। ठीक है, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी कहते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, ऑपरेटिंग एक्सपोजर डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द फर्म्स फ्यूचर ऑपरेटिंग रिवेन्यूज़ और फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई, इसलिए हमारे पास 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ए, बी एंड सी। सो वी हैव करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ए, बी एंड सी ओनली। फाइन।
Okay, next question is question number 8. In which of the following years the Bretton Woods Agreement was signed by the delegates from 44 nations which led to the establishment of IMF? तो ये IMF से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो IMF इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 में। उससे पहले ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पर 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था उस कॉन्फ्रेंस में, इंडिया भी उनमें से एक था। तो वहाँ पर जो अग्रीमेंट हुआ था ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट का, वो साइन हुआ किस ईयर में था, मीन्स वो कॉन्फ्रेंस किस ईयर में हुई थी? वो हुई थी 1944 में, ठीक है। तो उसके एक साल बाद मीन्स 1945 में IMF इस्टेब्लिश हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1944। फाइन। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज रीज़न। तो आपको यहाँ पर टू स्टेटमेंट्स गिवन है, असर्शन एंड रीज़न। इनके बेसिस पे आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखो, असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। ये बेसिकली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आपके कंसेप्चुअल नॉलेज देखी जाती है, ये आपको कॉन्सेप्ट्स की कितनी क्लैरिटी है, कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो भी असर्शन में स्टेटमेंट गिवन है और जो रीज़न में स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू हैं, असर्शन भी और रीज़न भी, तो रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट रीज़न है या नहीं, मीन्स वो करेक्टली उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, ऐसा आपको चूज़ करना होता है। तो असर्शन और रीज़न यहाँ पर आप खुद पढ़ना, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो असर्शन में कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है गुड्स, सर्विसेज, पीपल एंड कैपिटल का, तो ये करेक्ट है। बट रीज़न में कह रहे हैं कि कंट्रीज़ जो है वो कंसिस्टेंटली इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स बना रहे हैं जो कि WTO कंपैटिबल है, तो ये भी करेक्ट है। बट ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा करेक्टली, बिकॉज असर्शन में तो बात हो रही है फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की, जबकि रीज़न में कह रहे हैं कि वो बैरियर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए वी हैव करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फाइन। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। फिर क्वेश्चन नंबर 10, तो ये मैचिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो जाते हैं, तो आप इसको रीड करो खुद से। ओके, सो इसका आंसर देखो, साइज ऑफ द मार्केट किससे होगा? मैक्रो एनवायरनमेंट से, ठीक है। देन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट किससे होगा? ये होगा आपका नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये किससे होगा? आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस किससे होगा? मीन्स ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए का 3rd, ठीक है, बी का 4th, सी का 2nd एंड डी का 1st, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। तो ये थे आपके दिसंबर 2019 में जो बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट से क्वेश्चंस आए थे। तो देखो, आप 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, तो आपको यूनिट बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, इसको अच्छे से करना है। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको करने हैं, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप उसको भी ज़रूर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अब हम डिस्कस करते हैं जून 2019 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वांटिटेटिव इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग इम्पोर्टेड इज कॉल्ड। तो सिंपली यहाँ पूछा हुआ है कि अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जा रहा है एंड उसकी क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सिंपली ये तो हमें पता है, उसे हम कोटा कहते हैं। और ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है? टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर से, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। ना यहाँ पर एक और टर्म दी हुई है, एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या होता है? ये वो एम्बार्गो मीन्स जब एक कंट्री बैन लगा देता है गुड्स के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने पे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से, ठीक है। मतलब जब एक कंट्री बैन लगा देता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री से हम बिज़नेस नहीं करेंगे, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे, अगर बैन ऐसा गवर्नमेंट लगाती है तो उसे बोलते हैं एम्बार्गो, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ कोटा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक से आया हुआ है, एंड वर्ल्ड बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ये सारे टॉपिक्स क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन पार्ट नहीं है। तो देखो, IDA पार्ट होता है, IFC पार्ट होता है, एंड MIGA भी पार्ट होता है, बट IMF तो एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज IMF। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इंटरनेशनल बिजनेस
टू एन एंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स। तो आपको यहाँ बताना है कि अगर एक बिज़नेस को इंटरनेशनल मार्केट्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री क्या होगा। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक भी स्किप नहीं करना, अच्छे से करना है। तो देखो यहाँ पर जब एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल मार्केट्स का तो बेस्ट मेथड होता है एक्सपोर्टिंग का, क्योंकि एक्सपोर्टिंग में क्या है, हम अपने ही कंट्री में जो गुड्स बना रहे हैं वही जाके एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो हम ट्राई करते हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट करके देखने का कि वहाँ पर हमारा गुड्स बिकते हैं या नहीं, कंज्यूमर्स जो हैं, कस्टमर्स जो हैं वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। एक्सपोर्टिंग एक अच्छा तरीका है, ये अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री है जब बिजनेसेस को एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल मार्केट्स का। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, redressal mechanism for consumer disputes under section 9 of consumer protection act and messages of। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से है। तो देखो जून 2019 में भी आया क्वेश्चन और दिसंबर 2019 में भी आया है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो कौन सा है, सिंगल टायर, 2 टायर, 3 टायर या फिर ओपन सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ हायरार्की। तो आपको पता है कि वो 3 टायर सिस्टम होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो रिड्रेसल मशीनरी जो है वो 3 टायर सिस्टम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। तो अगेन ये एक मैचिंग क्वेश्चन है, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो आप इसको पढ़ना, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। बहुत ही मैचिंग वाले बहुत ही सिंपल होते हैं एंड इसमें आपके मार्क्स चांसेस होते हैं कि आपके हमेशा करेक्ट होंगे ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो फिस्कल, मॉनेटरी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर्स, तो ये क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, ये क्या है, स्टेक होल्डर्स ग्रुप। एंड मॉरल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइंस राइट और रॉन्ग, ये क्या है, बिजनेस एथिक्स। तो इस तरह से मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन मैचिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लिस्ट 1 में गिवन है ट्रेड एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड लिस्ट 2 में आपको उनके हेडक्वार्टर्स गिवन है। ठीक है, तो आपको जो भी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ोगे तो आपको उनके हेडक्वार्टर्स भी अच्छे से लर्न करने हैं। तो देखो यहाँ पर एक मैचिंग क्वेश्चन आ गया इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो WTO का कहाँ पर है हेडक्वार्टर्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका है जेनेवा में, IMF का है वॉशिंगटन में, FAO का है रोम में एंड EU दैट इज़ यूरोपियन यूनियन इसका है ब्रसल्स में। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग। तो ये डंपिंग के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, डंपिंग जो कॉन्सेप्ट है ये भी इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है। तो डंपिंग बेसिकली वो होता है जब कोई बिजनेस गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एंड वो डोमेस्टिक मार्केट में जो उनको सेल करता है वो हायर प्राइस पे सेल करता है एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन मार्केट। मीन्स वो फॉरेन मार्केट में जाएगा, वहाँ पर कम प्राइस पे सेल करेगा एंड डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस पे सेल करेगा, तो उसे बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग 4 टाइप्स की होती है जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है। तो आपको बताना नॉन कन्वेंशनल डंपिंग क्या होती है। देखो डंपिंग का बेसिक फीचर क्या होता है कि फॉरेन मार्केट में आपको कम प्राइस पे गुड्स सेल करने हैं और डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस पे गुड्स सेल करने हैं। बट ऐसी डंपिंग डोमेस्टिक मार्केट में आप कम प्राइस पे गुड्स सेल करो तो वो नॉन कन्वेंशनल डंपिंग होती है ना। मीन्स डंपिंग का यहाँ पर बेसिक नेचर जो है वो चेंज हो गया। तो वो वाली डंपिंग कौन सी है, रिवर्स डंपिंग। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक मार्केट में लो प्राइस पे सेल करते हैं, इसे बोलते हैं रिवर्स डंपिंग। ठीक है, तो ये जो डंपिंग होती है ये हमारी नॉन कन्वेंशनल डंपिंग होती है। बाकी जो डंपिंग्स हैं ये सारी हमारी कन्वेंशनल नेचर की है। मीन्स सभी में यही होता है कि फॉरेन मार्केट में जाकर जो प्रोडक्ट्स का प्राइस है वो कम पे बेचा जाता है एंड डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा में बेचा जाता है। ठीक है, तो ये डंपिंग के ऊपर क्वेश्चन हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इंडिया पॉलिसी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट 2015-19। तो आपको बताना है कि इंडिया की जो नई पॉलिसी बनी है एग्जिम पॉलिसी 2015-19 उसके यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गिवन है, आपको बताना है इनमें से ट्रू क्या है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को रीड करो। इसका आंसर बताती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स गिवन है ना रिलेटेड टू दिस पॉलिसी सभी करेक्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स डबलिंग की बात हुई थी। ठीक है, 3.5% शेयर अचीव करना है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में। 2 नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई थी, MEIS एंड SEIS की,
एंड आयात निर्यात फॉर्म को भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सारे ही फीचर्स करेक्ट हैं जो कि रिलेटेड है एग्जिम पॉलिसी से। सो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल आर करेक्ट। फाइन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर US dollar, which of the following currencies has largest weightage in determining the value of SDR? तो ये टॉपिक जो है आपका IMF से रिलेटेड है, ठीक है। IMF ने SDRs की स्कीम निकाली थी, दैट इज़ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये स्कीम थी जब इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ को मॉनेटरी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर उसको सॉल्व करने के लिए IMF ने ये स्कीम निकाली थी स्पेशल ड्राइंग राइट्स की। तो इसके अंडर वो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने में US डॉलर के बाद किस करेंसी का लार्जेस्ट वेटेज है, ठीक है। तो आपको इन चारों में से बताना है कि लार्जेस्ट वेटेज किस करेंसी का है US डॉलर के बाद। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले US डॉलर को देखा जाता है SDR की वैल्यू को डिटरमिन करने में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है यूरो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर लिख देती हूँ। सेकंड नंबर पे आता है यूरो, थर्ड नंबर पे आता है चाइनीज़ युआन, फोर्थ नंबर पे आता है जैपनीज़ येन एंड लास्ट में आता है ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। तो ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में करेंसीज़ का वेटेज लिया जाता है SDR की वैल्यू को डिटरमिन करने में। तो सबसे पहले US डॉलर है, तो सेकंड नंबर पे किसका है, यूरो का। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ यूरो। क्लियर। सो आपने देखा कि जून 2019 में भी 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं यूनिट 1 से रिलेटेड। तो इट मीन्स यूनिट 1 मतलब सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट से आपको 9 to 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको कोई भी यूनिट स्किप नहीं करनी है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी यूनिट 2 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आगे डिस्कस करेंगे। फाइन। सो आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप लर्निंग।